हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी, है ना भाई। और इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। है ना। हाँ, 4 टाइप के हिमालय उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब उसके बाद हमें आगे पढ़ना है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, पूर्वांचल की पहाड़ियां, है ना। हिल्स ऑफ पूर्वांचल। पूर्वांचल की पहाड़ियां। इसमें कौन कौन सी हिल्स आती हैं, क्या आता है, वो एक बार आप लोग देख लो, थोड़ा सा, ये ज्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज इमेजेस। गुड मॉर्निंग। पूर्वांचल का मतलब क्या समझ रहे हो गाइस? पूर्वांचल का मतलब ये वाला जो इलाका है ना पूरा। इस इलाके में आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से। ये आपका असम है, यहाँ पे नागालैंड है, ये त्रिपुरा है, मेघालय, मिजोरम है, ये सारे के सारे अलग अलग राज्य है ना। इसमें जो आप ये नाम देख रहे हो ना, ब्लू पीक, पीक नॉरक्रेक, सारामती, ये इसकी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, मतलब महत्वपूर्ण चोटियां। जैसे हमने पढ़ा था ना, गॉडविन ऑस्टिन K2, है ना, नंदा देवी, कंचनजंगा, इसी प्रकार से ये इंडिया में कुछ प्रमुख पर्वत शिखर है जो हमें बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। अब इसमें आगे देखो आप लोग क्या है। पहली बात तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का हमारा पूरा इलाका है, इसे पूर्वांचल कहा जाता है, पूर्वांचल की पहाड़ियां कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें जो अरुणाचल प्रदेश है ना गई, अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ियां पाई जाती हैं उसको कहते हैं पटकई बुम। मैंने बोला आपको, अरुणाचल प्रदेश, या इसको ऐसे लिख लो आप लोग, पटकई बुम की पहाड़ियां कहाँ पे पाई जाती हैं। पटकई बुम की पहाड़ियां जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, ऐसे लिख लेना शॉर्ट में। और मिसमी की पहाड़ियां भी पाई जाती हैं।
मिसमी की पहाड़ियां भी कहाँ पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा गाइस, एक ना यहाँ पे राज्य है मेघालय, ठीक है। तो मेघालय में ना 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं एक्चुअली, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है। गारो, खासी और जयंतिया। तो आपको पता है इस तरफ ईस्ट है, इस तरफ क्या है, वेस्ट है। तो ईस्ट में कौन सी पहाड़ी है, जयंतिया, फिर क्या है, कभी कभी अरेंज करने को आता है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है ना, कभी कभी अरेंज करने को आता है, ठीक है। तो वो लिख लेना आप लोग। गारो, खासी और जयंतिया। ये पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं, मेघालय में, ठीक है ना। गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स। और इनका डायरेक्शन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट है इनका सीक्वेंस, है ना भाई। यानी जयंतिया जो है वो मेघालय के कहां पे पाई जाएगी, ईस्ट में पाई जाएगी, और जो गारो है वो वेस्ट में पाई जाएगी, और इनके बीच में कौन सी, बीच में पाई जाएगी खासी हिल्स, है ना। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दोगे तो वहां पे अरेंजमेंट आती है पहाड़ों वहाड़ों के, वो आपको अरेंज करना पड़ेगा। आगे बढ़ जाए भाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट। देखो एक्चुअली में हम पढ़ क्या रहे हैं, पहले ये देख लो आप लोग। हम एक्चुअली में पढ़ रहे हैं भारत का भौगोलिक विभाजन, है ना। शायद आप लोगों को याद होगा। तो हम लोग, हाँ ना, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भौगोलिक विभाजन, ये फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इससे मैंने आपको बता दिया पहाड़ों के बारे में, है ना। पहाड़ों में हिमालय रेंज के बारे में पढ़ा, और ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला हमारा वो पढ़ा। अब हम हिल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लेटूज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले प्लेटूज के बारे में पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो लिखो आप लोग हेडिंग, प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर प्लेटूस। ये क्या है,
प्लेटूज हैं हमारे, है ना। प्लेटूज क्या होते हैं, हाइट में ना कम होते हैं ये थोड़े से, ठीक है, लेकिन इसको ना दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, एक सेंट्रल प्लेटूज में और एक साउथ के प्लेटूज में। सेंटर प्लेटूज में ये सारा इलाका आता है जो सेंटर में है ना इंडिया के, ये सारा का सारा, है ना। इसमें क्या आता है, मालवा का पठार आता है, बुंदेलखंड पठार आता है, छोटा नागपुर और शिलोंग का पठार आता है। ये किस में आता है, सेंट्रल प्लेटू में आता है। और जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसमें ये सारे आते हैं, ठीक है। तो लिख लो आप लोग, आपका ये प्लेटूज ऑफ इंडिया लिख लो आता हूँ। इसको दो हिस्सों में कैटेगराइज किया हुआ है। पहला सेंट्रल प्लेटू, यानी कि केंद्रीय पठार, इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं मालवा का पठार, मालवा प्लेटू इंग्लिश में वहां से देख लेना आप लोग। बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर पठार। अब देखो नागपुर से ये ना सोचना कि नागपुर में जाना पड़ेगा, वो नागपुर का इलाका जो है वो झारखंड में पड़ता है। छोटा नागपुर पठार, और एक और है गाइस, लोगों को ये लगता है कि इधर कोई प्लेटू नहीं है, लेकिन शिलोंग का पठार जो है वो यहाँ पे है। कितने हो गए, एक दो तीन चार हो गए, है ना भाई। सेंटर में कितने हो गए, चार हो गए। अब बात करते हैं उसकी, साउथ की। दक्षिण भारत के पठार, इसको आप पेनिनसुलर प्लेटू भी बोल सकते हो। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है आपका कर्नाटका का पठार, और इसमें आता है दक्कन का पठार, और इसमें आता है बघेलखंड का पठार। एक मिनट यार, बघेलखंड तो ऊपर रह गया हमारा, बघेलखंड ऊपर लिख लेना। बघेलखंड, ये वाला जो एरिया है ना, ये ऊपर वाले का ही है। ऊपर एक और बढ़ गया हमारा, ठीक है। इसके अलावा नीचे आपका आएगा दंडकारण्य पठार, तेलंगाना का पठार, ये सारे के सारे। लेकिन आपको पता है दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कहाँ है? हाँ मित्रों, ये हमने वैसे पढ़ा था, दुनिया का सबसे पामीर का पठार कहाँ पे है ये? चाइना में है। पढ़ा था ना हमने लास्ट क्लास में, मैंने आपको शायद मैप में दिखाया भी था।
और अगर आप लोगों को थोड़ा सा है तो मैं बता देता हूँ दोबारा से। ये रहा देखो, ये लास्ट क्लास में पढ़ाया ना, देखो पामीर नॉट, इसको दुनिया की छत कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। और इसकी हाइट ज्यादा है, ठीक है। नॉर्मली पठारों की हाइट इतनी नहीं होती है। इसको लिख लो, कोई बात नहीं। पठारों का जो निर्माण होता है ये दरारी उद्गम से होता है, ज्वालामुखी के दरारी उद्गम से होता है। इस बार जो दूसरा चैनल है शिक्षा सदन का, वहां पे मैंने 100 क्वेश्चन कराए हैं अभी सीजीएल के, एक से एक क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मतलब वो ना ऐसे रटे रटाई चीजों पे नहीं जा रहे, वो कंसेप्ट पे जा रहे हैं, मतलब कंसेप्ट पूछे, उसके पीछे का लॉजिक पूछ रहे हैं, ठीक है। कि पठार का निर्माण कैसे होता है, ऑप्शन दे देंगे 4 बड़े बड़े, तो आपको लगेगा कितना वाइड सा क्वेश्चन आ गया ऐसा, ठीक है। देखो ध्यान सुनना आप लोग। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, वो भी लिख लो आप लोग। हाँ वो लिख लो आप लोग। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार, हाईएस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड इज पामीर नॉट, पामीर का पठार। ठीक है। ये जो पामीर का पठार है ना, जैसे मान के चलो ये जम्मू कश्मीर का मैप है, ये क्या है, जम्मू कश्मीर का मैप है ये। तो अगर पामीर का पठार यहां पे है, इसको पामीर नॉट भी बोलते हैं, ये पामीर का पठार है, तो इसके इस तरफ जो है ना हिंदू कुश पर्वत है, इसके इस तरफ क्या है, इसके लेफ्ट साइड में हिंदू कुश पर्वत है ना, जहां से जितने मुस्लिम आक्रांता वो आते थे, जो हमारे मिडल इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा जो आर्यंस के बारे में पढ़ा आप लोग, वैदिक सिविलाइजेशन में पढ़ेंगे हम लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं वी आर आर्यंस, ऐसा कहते हैं कि हम लोग भी बाहर से आए हैं, ऐसी थ्योरी आती है ना, लेकिन इसमें कोई कोई एग्जैक्ट कोई प्रूफ नहीं है। तो हिंदू कुश पर्वत से ही लोग एंट्री करते थे हमेशा, ठीक है ना। और इसके जो दाई तरफ है, इसके जो देखो, ये जब अगर पामीर पढ़े तो राइट साइड में क्या है, हिंदू कुश है, इसके लेफ्ट साइड में क्या है, तो इसके लेफ्ट साइड में कुनलुन की पहाड़ियां, कुनलुन की पहाड़ियां, हिल्स ऑफ कुनलुन और हिंदू कुश पर्वत, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। इससे क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। वैसे पाकिस्तान में आता है, ये क्या नाम है, हिंदू कुश पर्वत जो है वो पाकिस्तान में आता है। आगे बढ़े, हो गया, लिख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ो, ध्यान से देखना आप लोग। ये जो सेंट्रल इंडिया आप देख रहे हो ना, इस सेंट्रल इंडिया में भी ना बहुत सारे ऐसे माउंटेन रेंज हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। जैसे कि कौन से, जैसे कि एक हमें ध्यान में रखना है अरावली हिल्स के बारे में। देखो अभी तक हम जो पहाड़ों के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें हमने क्या पढ़ा, हमने तो हिमालय के बारे में पढ़ा है ना, काराकोरम ये सब कुछ। लेकिन यहाँ पे अरावली हिल्स है, यहाँ पे विंध्याचल हिल्स है,
यहाँ पे सतपुड़ा हिल्स है। इन सब के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। मेनली पढ़ना है कि कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ खत्म होते हैं, और इनकी सबसे टॉप पीक कौन सी है ना। तो आप लोग सबसे पहले लिख लो आप लोग। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सेंट्रल इंडिया में पढ़ रहे हैं कि सेंट्रल इंडिया के कौन कौन से इंपॉर्टेंट है पहाड़। ठीक है, तो पीक्स ऑफ सेंट्रल इंडिया ऐसे लिख लो आप लोग। मध्यवर्ती भारत, मध्यवर्ती भारत, स्पेलिंग पे मत जाना भाई, के पहाड़। ठीक है, अब ध्यान से सुनना आप लोग। इसमें सबसे पहले लिखो आप लोग अरावली रेंज के बारे में। ये पता कहाँ शुरू होता है? ये गुजरात से शुरू होता है गाइस, और ये कहाँ तक आता है? दिल्ली तक आता है। कहाँ तक आता है? दिल्ली तक, है ना। जो दिल्ली जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका जो घर है, कौन कौन सा? राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पे बना। वो रायसीना हिल्स जो पहाड़ी है जिसपे बना हुआ है, वो इसी का ही पार्ट है, अरावली का ही पार्ट है वो। ठीक है ना। तो इसका ओरिजिन फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली, गुजरात से लेकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है ये लगभग। ठीक है ना, 800 किलोमीटर के अराउंड ये फैला हुआ है। इसका एक्सपेंशन 800 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट हाउस जो है वो रायसीना हिल्स पे है, अरावली का पार्ट है। राष्ट्रपति का घर, राष्ट्रपति का निवास है ना भाई, प्रेसिडेंट हाउस लिख लेना आप लोग। कहां पे है? रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स। और ये भी किसका पार्ट है? ये अरावली का पार्ट है। कभी पूछ ले किसी छोटे मोटे एग्जाम में। ये जो अरावली रेंज गई जो यहां से लेके यहां तक जा रही है, इसकी सबसे हाईएस्ट चोटी जो है वो गुरु शिखर है ना, माउंट आबू, राजस्थान में माउंट आबू है ना वहां पे। ठीक है, तो इसकी सबसे हाईएस्ट चोटी लिख लो आप लोग, गुरु शिखर। कितनी हाइट है? लगभग 1.5 किलोमीटर हाइट है, 1722 मीटर की है ये। इसके अलावा और आगे हम बात करें थोड़ा सा, अब इसके बात करते हैं विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज के बारे में। हो गया? आगे लिख लिया आप लोगों ने? ये जो गुरु शिखर है गाइस, ये किसके पास है? ये गुरु शिखर जो है ना, जैन धर्म का एक क्या है, इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट लिखो आप लोग। नेक्स्ट है हमारा विंध्याचल रेंज। नेक्स्ट है ये विंध्याचल रेंज। अब ये जो है ना, अगर ये ऐसे शुरू हो रही है ना, तो एक तरह से देखा जाए
तो ये भारत को दो हिस्सों में बांट रही है ना, एक नॉर्थ का और एक साउथ का। ठीक है, तो लिख लो आप लोग विंध्याचल पर्वत। या विंध्याचल रेंज, ये भी गुजरात से शुरू होता है, विंध्याचल रेंज भी गुजरात से शुरू होता है। गुजरात से लेकर कहां तक? महाराष्ट्र झारखंड तक गया हुआ है, ठीक है ना। झारखंड में नहीं गई, ये चार पहाड़ियों में आगे चल के बढ़ जाता है, चार रेंज में आगे चल के बढ़ जाता है, ऐसे पंजे की तरह। ठीक है ना। कौन कौन सी? तो चलो मैं लिख देता हूं, झारखंड में यह चार पहाड़ियों की श्रृंखला में स्थित है। इट इज अरेंज इन फोर माउंटेन रेंज इन झारखंड। ठीक है, या डिवाइडेड इनटू फोर रेंज। कौन कौन सी है? पहला है विंध्याचल, विंध्याचल की पहाड़ियां। दूसरा है आपका भंडारे की पहाड़ियां। तीसरा आपका कैमूर की पहाड़ियां। और चौथा आपका पारसनाथ। ठीक है, भारत को दो हिस्सों में बांटती है, ये भी लिख लेना आप लोग। डिवाइड्स इंडिया इनटू टू पार्ट्स, सतपुड़ा रेंज। करें आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट लिखो, इसी के नीचे जो सतपुड़ा रेंज है वो लिखो आप।
ये ना मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से निकलती है, छत्तीसगढ़ के मध्य से निकलती है, ऐसा कह लो आप लोग, ठीक है, और आगे तक जाती है। छत्तीसगढ़ क्या इसका उद्गम है, उद्गम का मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग? हाँ, ओरिजिन है इसका। और ये छत्तीसगढ़ में ही ना 3 पहाड़ियों में डिवाइडेड है, जैसे वो था ना वैसे ये भी 3 पहाड़ियों में डिवाइडेड है। तीन पहाड़ी में विभाजित है या डिवाइडेड है, ठीक है। पहला है सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज की एक पहाड़ी का नाम सतपुड़ा है। दूसरा है आपका महादेव जी, और तीसरा आपका मकौले। अब इन तीनों की जो है ना, सतपुड़ा की, महादेव जी की और मैकौले की, इनकी ना हाईएस्ट पीक के बारे में देखो आप लोग। ये जो महादेव जी की पहाड़ियां गई, इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, ठीक है ना, धूपगढ़ है, जो कि एक टूरिस्ट पॉइंट भी है, ठीक है। मैकौले की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से ही जो है नर्मदा निकलती है, नर्मदा रिवर, ठीक है। और सतपुड़ा का उतना कोई खास नहीं है, ठीक है। नर्मदा रिवर यहीं से निकलती है, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती। देखो नर्मदा और ताप्ती रिवर निकलती तो यहीं से है, लेकिन ये बहती है किसके बीच में? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से बहते हुए इधर खंबात की खाड़ी। ये गई, ये जो दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं खंबात की खाड़ी। इसका क्वेश्चन अभी आया था सीजल में, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अमरकंड, नर्मदा और सोन था, ताप्ती नहीं, नर्मदा और सोन, सॉरी। बहुत अच्छा। अरे भाई आगे बढ़ जाएं, आओ देखो सुनो। नेक्स्ट अब साउथ इंडिया में आते हैं। यहां जो हिल्स है ना, इसको कुछ कहते हैं, आओ देखो। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो पहाड़ियां चल रही हैं यहाँ पे, ये वाली, इसका नाम है सह्याद्री पर्वत, इसका नाम है सह्याद्री सह्याद्री। वैसे हिमालय के बाद सबसे लंबी रेंज जो है वो सह्याद्री की है। मतलब रेंज की बात कर रहा हूं मैं, लंबाई की। जैसे हिमालय इतना एक्सपेंड है,
वैसी सादरी भी एक्सपेंड है, सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है ना। 1600 किलोमीटर में फैली हुई है। एक्सपेंशन कहाँ है इसका? ताप्ती रिवर से लेकर के कन्याकुमारी तक। ठीक है, ताप्ती रिवर का जो ओरिजिन है ना, ये देखो, ये ताप्ती रिवर दिख रहा है यहाँ पे है, यहाँ से शुरू है और कहाँ तक जा रहा है ये, लेकिन ये बीच बीच में ना कटी हुई है, जैसे कृष्णा रिवर ने इसको काट दिया या और किसी रिवर ने इसको काट दिया, तो बीच में से क्या है, ब्रेक्स हैं, टूटा हुआ है ये कहीं कहीं से। ये इसका एक्सपेंशन है। सेकंड आपका लार्जेस्ट रेंज है। दूसरी सबसे लंबी श्रेणी है। ठीक है, किसके बाद? हिमालय के बाद, आफ्टर हिमालय लिख लेना। हिंदी वाले सिर्फ हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, बाकी अपने कंफर्ट के हिसाब से भी बना सकते हो, अगर जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो। अच्छा गाइस, हमने जब भारत के उसके बारे में पढ़े थे ना, भारत का वो अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, तो यहाँ पे कितने डिग्री की रेखा थी? 8 डिग्री थी ना। तो 8 के ऊपर चलोगे तो 9, 10, 11, 12 ऐसे चलता जाएगा। तो जब 16 डिग्री आएगा तो वो उसको क्या करेगा, 16 डिग्री को दो हिस्सों में बांटेगा इक्वली। 16 डिग्री क्या करेगा, तो ये 16 डिग्री है, 16 डिग्री क्या कर रहा है, इसको दो हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है ना। तो जो उत्तर वाला भाग है गए, इसे तो सादरी कहते हैं, इसे कहते हैं उत्तरी सादरी। इसे क्या कहते हैं? उत्तरी सादरी। ठीक है ना। और जो इसे ये वाला जो है उसे कहते हैं हम लोग दक्षिणी सादरी। ठीक है ना। 16 डिग्री चैनल, इसे दो भागों में बांटता है। सिक्सटीन डिग्री चैनल डिवाइड्स इट्स इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन से 2 पार्ट्स? पहला नॉर्थ सादरी, जिसको हम उत्तरी सादरी कहते हैं, और दूसरा दक्षिणी सादरी। ये जो नॉर्थ सादरी है गाइज, ठीक है ना, इसका निर्माण हुआ है बेसाल्ट लावे से, लावे से निर्माण हुआ है, बेसाल्ट लावा। लावा क्या होता है? वो जो ज्वालामुखी का जो जो राख पिघल जाती है ना, एशेज जो उसके मतलब कि खत्म वो बुझ जाते हैं, उसके बाद जो बनता है। ठीक है। और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? इसकी हाईएस्ट पीक है कलसुबोई। ठीक है, कलसुबोई, ये लिख लेना शॉर्ट में, ये हाईएस्ट पीक है और ये क्या है, इससे इसका निर्माण हुआ है, बोसाल्ट लावे से। ठीक है ना। और ये जो दक्षिणी सादरी है इसका निर्माण ग्रेनाइट से हुआ है। ग्रेनाइट समझता हो, वो जो टाइल मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं ना, बड़े बड़े पत्थर हैं ग्रेनाइट के, उतना हार्ड मतलब इसके पत्थर हैं। ठीक है ना। ग्रेनाइट से इसका निर्माण हुआ है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कुंद्रेमुख। अच्छा guys, ये जो है ना कलसुबोई जो है, इसकी हाइट है लगभग 1646 मीटर है, और इसकी जो है वो है 1892 मीटर। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन हुआ? कुंद्रेमुख वाला हो गया है ना।
लिखो उसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो आप लोग, नीलगिरी हिल्स। नेक्स्ट लिखो आप लोग, नीलगिरी हिल्स। गाइस ये जो नीलगिरी हिल्स है ना, ये इधर ये जो पहाड़ियां ना, इसी के साथ साथ जो चल रही है यहाँ पे, इसी को नीलगिरी हिल्स कहते हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियां लिख लो आप लोग हेडिंग। हाँ, या यूं कह लो सादरी के बाद वाले हिस्से के कुछ हिस्सों को ना, वैसे सादरी के साथ हैं, अलग से हैं ये थोड़ा सा, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पे एक्सपेंड है भाई, इसका एक्सपेंशन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। विस्तार कहाँ कहाँ पे इसका, तो विस्तार का मतलब हो गया एक्सपेंशन। तो कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु है। अब कर्नाटक इस तरफ है ना भाई, तो इस तरफ से थोड़ा सा ऐसे आ रही होंगी ऐसे करके, तमिलनाडु है, ठीक है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है गाइस, ये डोडा बेटा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, डोडा बेटा। डोडा बर्फी का ख्याल आ रहा है क्या तुम लोगों के दिमाग में? ठीक है, 2637 मीटर के आस अराउंड है ये, ठीक है ना। अच्छा, ये जो चोटी है गाइस सेकंड हाईएस्ट है साउथ इंडिया में। ये क्या है, सेकंड हाईएस्ट पीक, सेकंड हाईएस्ट पीक। अभी लिखवाया नहीं है, अभी लिखवाऊंगा, ठीक है। इन साउथ इंडिया, ये लड़की तेज है, इसको पता है कि फर्स्ट वाली पूछना दूं कहीं में, मतलब पहले कंफर्म कर रही है फर्स्ट वाली कौन सी थी। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट है डोडा बेटा। अच्छा देखो, होता क्या है, नील इससे ना क्वेश्चन आया था इतना तगड़ा, मैं आपको भी दिखाऊंगा। मैंने क्वेश्चन बनाया है, मैंने डिलीट भी कर दिया शायद। देखो नीलगिरी हिल्स यहाँ पे आके मिलती हैं, यहाँ से ईस्टर्न घाट भी आके मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पे कन्याकुमारी है ना, कैप कैमोरियन कहते हैं इस पॉइंट को, क्या कहते हैं इसको, मैं लिखवाया होगा जब आप जब स्टार्टिंग में पढ़ा था। कैप का मतलब क्या होता है, कैप कैमोरियन का मतलब होता है आपका, कैप का मतलब वो इलाका, संकीर्ण सा इलाका जो दो वाटर ट्रीटीज को जोड़ता है, वहां पे कैप कैमोरियन आएगा। पता ऐसा नहीं सिर्फ भारत में ये इसका नाम है, जहां कहीं भी ये सिचुएशन बनेगी उसे हम कैप कैमोरियन कहेंगे, है ना। हर बार ऐसा ज्योग्राफी में होगा। प्लस जलडमरू के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। जलडमरू क्या होता है आपका, जैसे ये देखो, ये दो अलग अलग ट्रीटीज को जोड़ रहा है। जैसे कि देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो वर्ल्ड का मैप दिख रहा है आपको, ये जो वर्ल्ड का मैप है गाइज, इसके बीच में ध्यान से देखना आप लोग, इसके बीच में ये देखो, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, क्या है ये, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और ये क्या हमारा, ये है यूरोप कॉन्टिनेंट, स्पेन है ये। आपको पता है इनके बीच में मात्र 14 किलोमीटर का गैप है समुद्र का। कितना का गैप है, जिब्राल्टर स्ट्रेट है ना, जिब्राल्टर जलडमरू, जलडमरू क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हमारा अटलांटिक ओशियन है, और यहाँ पे हमारा इनका मेडिटेरियन सी वगैरह है, इसको जोड़ता है ये। जैसे हमारा यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी और ये हिंद महासागर, हालांकि ये सब है एक ही हिंद महासागर में काउंट हो जाता है ये,
ऐसे ही और भी बहुत सारे, ये भी है ना, और ऐसे बहुत सारे आएंगे भाई, बहुत सारे जल जल संधि हैं जो हम पढ़ेंगे, जल डमरू बेसिकली, है ना। तो ये जो जिब्राल्टर जल डमरू है, अफ्रीका और किसके बीच में है? यूरोप को। आपसे पूछेगा जिब्राल्टर जल डमरू किसको किससे अलग करता है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को यूरोप से। इनके बीच में अब देखो, यहाँ पे तो मैप पे तो दिख नहीं रहा, लेकिन 14 किलोमीटर का बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है ना, वैसे यहाँ पे भी नहीं दिख रहा। 14 किलोमीटर का माइनस का डिफरेंस है, तो भी ये आज तक कभी ब्रिज नहीं बना पाए। क्यों? उसके दो कारण है। पहला, यहाँ पे गहराई बहुत ज्यादा है, समुद्र की गहराई बहुत ज्यादा है, लगभग 900 मीटर के आसपास गहराई है, तो वो पुल नहीं बना सकते। दूसरी बात ये, ऐसा कहते हैं कि ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसके जो प्लेट टेक्टोनिक्स है और जो यूरोप प्लेट टेक्टोनिक्स है, इसके नीचे समुद्र में ना हलचल होती रहती है, ठीक है ना। उसके कारण से भी यहाँ पे 14 किलोमीटर होने के बाद भी इनके बीच में कोई पुल नहीं बना। पुल तो बन चुके हैं दुनिया पे, सबसे पहले तो हम ही ने बनाया था, है ना, भगवान राम ने। दूसरा, हमने ये मुंबई बांद्रा सी लिंक हमने बनाया समुद्र के ऊपर। और ऐसे दुनिया में और भी देखो, भारत ने बना लिया तो मुझे लगता है दुनिया के कई देशों ने बना लिया होगा, क्योंकि भारत सबसे लास्ट में चल रहा होता है। तो दुनिया के समुद्र पर पुल कई बार बन चुका है, ऐसा कुछ नहीं कि पहली बार बन रहा है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं बना पाए, इसका कारण यही है, ठीक है ना। और बहुत ही बिजिएस्ट रूट भी है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, बहुत ही बिजिएस्ट रूट है। मतलब एक दिन में ऐसे 300 जहाज अप्रोक्सीमेटली क्रॉस करते हैं, एक दिन में 300, यानी कि हर एक मिनट में कोई, अच्छा हर एक मिनट में कोई ना कोई जहाज जो आ रहा होगा, है ना, हर एक मिनट। क्योंकि देखो, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं ना अप्रोक्सीमेटली, हर एक 2 4 5 मिनट में एक जहाज क्रॉस कर रहा होगा, ऐसा मान के चलो आप, ठीक है। अब आ जाओ, तो इंडिया की सबसे जो है हाईएस्ट पीक है कैप कैमोरियन, के बारे में मैंने आपको बता दिया, याद रखना आप लोग। अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट की, ऊटी गाइस। ऊटी देखा आप लोग? ऊटी एक तरह का ना हिल स्टेशन टाइप में, जैसे मनाली वगैरह है, ठीक है, वैसे ही ऊटी। तो ऊटी लोग, ऊटी कहाँ पे स्थित है? इसी नीलगिरी हिल्स का पार्ट है। ऊटी जो है तमिलनाडु में, लिख लेना ऊटी कहाँ पे है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है गाइस अन्नामलाई की पहाड़ियां। आगे बढ़ जाए, लिख लिया? नेक्स्ट लिखो आप लोग, अन्नामलाई की पहाड़ियां। नहीं पूछे जाते हैं, नहीं पूछा जाता तो हम क्यों करते? एग्जाम में अगर नहीं पूछा जाएगा तो मैं एक शब्द नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन मैं जितना करा रहा हूँ उससे ज्यादा ही पूछा जाता है। ये तो बस मैं आपके दिमाग में फ्रेम दे रहा हूँ आपको, पढ़ना तो आपको PYQ से है ना, वहां पे बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो हमने क्लास में नहीं पढ़ा, तो वो आपका काम है नोट्स में ऐड करना। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन अभी दिखा दूंगा, मैंने क्वेश्चन डिलीट कर दिया, गलती कर दी, मैं आपको दिखाता। यहाँ पे गाइस ये है पाक जल डमरू और ये है मन्नार की खाड़ी, ठीक है ना। मन्नार की खाड़ी से सीजल 2024 में क्वेश्चन आया था। आज तक हम ये पढ़ रहे थे कि मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है, लेकिन इस बार ये पूछ लिया था कि भारत के कौन से एरिया के पश्चिम में है या पूर्व में, और श्रीलंका के किस पूर्व या पश्चिम में, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन पूछी थी उसकी, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था वो। मैंने दूसरे चैनल पे जो वीडियो बनाई है 1-1.5 घंटे की, उसमें ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, अभी मैं आपको भी कराऊंगा, जब आएगा इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल नेक्स्ट लोग आप लोग अन्नामलाई की पहाड़ियां। इसकी सबसे ऊंची चोटी ये कहाँ पे आपको पता है? ये अन्नाईगुड़ी यहाँ पे है।
इसी तरफ है, ये केरल में ही है ये भी, ठीक है। देखो अनाईगुड़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी लिख लो आप लोग, अनाईगुड़ी या अन्नागुड़ी, हाईएस्ट पीक। कितनी हाइट है इसकी पता है आपको? 2695। गाइस ये जो सेकंड हाईएस्ट चोटी थी इसकी हाइट कितनी थी? 2639। और इसकी कितनी है? हाँ उसकी कितनी थी? 2637 ना, और इसकी कितनी है? 2695। वो सेकंड थी तो ये क्या हो जाएगी? फर्स्ट। साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है ना। हाँ थोड़ा सा ही डिफरेंस है तो क्या हो गया, बड़ा तो बड़ा ही होता है, ठीक है ना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये गई अन्नामलाई की पहाड़ियां ना, इसको कहते हैं इलायची की पहाड़ियां। क्या कहते हैं इसको? क्योंकि इलायची होता है, साउथ में मसाले सस्ते रहते हैं, ठीक है। तो केरल में इसे क्या कहते हैं? केरल में इन्हें कार्डामोन हिल्स, है ना। इलायची तो बड़ी महंगी आती है, 20 रुपए की भी गिन के देते हैं वो, 4 दाने 5 दाने का, एक आधा दाना फालतू ना चला जाए। लेकिन आप लोगों ने कभी रील्स वगैरह में देखा होगा, जब इलायची की बोली लगती है तो यूं फेंकता ना टेबल के ऊपर, कंप्यूटर पे बैठे होते लोग, बोली लगती है इलायची की, है ना। मतलब वहां पे ऐसी वेस्ट हो रहा है वो, है ना। देखना आप मिल जाएगा कभी ना कभी। अब मैंने बोल दिया ना तो आपके फोन ने सुन लिया होगा तो वो आपको दिखाएगा। नहीं नहीं मानते आप लोग? मानते हो ना? आपका फोन आपको बातें सुन रहा है, और जैसे ही सुन रहा है वो आपको वही चीज दिखाना शुरू कर रहा है, और हमें लग रहा है कितनी निंजा टेक्निक आ गई है। जब आपने ऐप इंस्टॉल किया था और ऐप परमिशन मांग रहा था तो आपने बिना पढ़े यस 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 बता दिया ना, क्योंकि आपको जल्दी थी ऐप इंस्टॉल करने की। उसने माइक्रोफोन का एक्सेस मांगा, कैमरे का एक्सेस मांगा। इसलिए जब आप यूज में ना हो, घर में ना हो, फोन को पलट के रखो। वो कैमरा एक्सेस कर रहा है बैकग्राउंड में, माइक एक्सेस कर रहा है बैकग्राउंड में, समझ रहे हो चीज को आप लोग? तो वो जो आपको दिखने लग जाता है ना, आप कुछ बोलते हो और दिखने लग जाता है, वो कोई ऐसे ही नहीं है, फुल प्लानिंग चल रही है आपको सामान बेचने की, है ना। आप जूतों की बात करो, अभी जूते दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई ध्यान से सुनना, हमने पढ़ लिया हिमालय के बारे में, हमने पढ़ लिया ये नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी, देखो गारो खासी जयंतिया के बारे में, हमने अरावली के बारे में, विंध्याचल सतपुड़ा के बारे में, और इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया सारा का सारा, है ना। अब और सेंटर में भी हमने पढ़ा थोड़ा बहुत, ये आगे बढ़ गया, एक्सपेंड हो गया था, लिख लिया सबने। अब आगे देखो आप लोग, एक बार तो देखो क्वेश्चन पता है क्या आता है? क्वेश्चन आता है आपका, देखो ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना आप लोग। आपने गुरु शिखर के बारे में पढ़ा जब आपने अरावली के बारे में पढ़ा था, आपने विंध्याचल और सतपुड़ा के बारे में जब पढ़ा तो आपने पढ़ा धूपगढ़ एक वो है, वो मैंने शायद लिखवाया था, धूपगढ़ के बारे में लिखवाया था। पारसनाथ की पहाड़ियां गाइस, इट इज वन ऑफ द होलिएस्ट प्लेस फॉर जैनिज्म, है ना। पारसनाथ की पहाड़ियां जो है, जैनिज्म में कितने गुरु हुए, कितने जैनिज्म जैन जो लोग होते हैं गाइस, उनका जो उनके जो गुरु होते हैं उनको तीर्थंकर कहते हैं। 24 हुए टोटल, और 24 के 24 जो है ना इस पहाड़ी पे आके जरूर रहे एक बार, अलग अलग टाइम में हो ना सब, एक गए तो दूसरे आए ऐसा, लेकिन वो रहे। तो ये जगह उनके लिए, जैनियों के लिए क्या है, काफी होली प्लेस है ना। जैनिस 2 टाइप के होते हैं, वो जो कपड़े पहनते हैं और वो जो कपड़े नहीं पहनते। जो कपड़े नहीं पहनते वो दिगंबर है, जो श्वेत कपड़े पहनते हैं वो श्वेतांबर है ना। आगे की बात करेंगे, चलो ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा है कुंद्रे मुख के बारे में,
है ना, हमने पढ़ा डोडा बेटा के बारे में, ये इसकी इंपॉर्टेंट पीक्स जो हमने पढ़ी, ठीक है ना, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। आपसे कभी देखो ये इस इमेज को वैसे भी ध्यान रखो तो भी याद रखेगा, ये जो अंडमान निकोबार गई इसमें पाया जाता है सैंडल पीक। आपसे पूछ लेगा सैंडल पीक कहाँ पे पाया जाता है ना, उस प्रकार से। हाँ वेरी गुड। अब देखो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं आपको पता, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? भारत का भौगोलिक विभाजन या भौगोलिक विस्तार, है ना। तो देखो मैंने आपको पहाड़ के बारे में बता दिया, पहाड़ियां कुछ खास नहीं है, प्लेटूज के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसी में पहाड़ियां भी आ जाएंगी जो कम हाइट की हैं। अब बात करने में क्या, प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स यानी कि उत्तर भारत के मैदान। आप देखोगे पूरे भारत में ना, पूरे भारत में प्लेन्स है कहां पे? सेंटर में है ना भाई। आप देखो पूरा भारत जो है ना, साउथ में भी पहाड़ी है, नॉर्थ में भी, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत ये वाला, यही क्या है हमारा, प्लेन्स है, ठीक है। तो लिख लो आप लोग हेडिंग, उत्तर भारत के विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसमें ना बहुत कुछ नहीं पढ़ाना चाहता, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें ना ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। प्लेन से रिलेटेड कोई खास क्वेश्चन नहीं है। आपको यूथ वाली बुक भेजूंगा, उसमें देख लेना बाकी आप लोग। दूसरी बात ये गाइस, मान के चलो गाइस एक मिनट के लिए, ये गंगा रिवर है जो बह रही है, सपोज करो आप लोग, ठीक है ना, या कोई भी रिवर बह रही है, और कल को इसने अपना जो है ना, या यूं मान के चलो आप लोग, ध्यान से सुना आप लोग, ये मान के चलो एक नदी बह रही है, कोई मान लो, कोई भी मान लो गंगा रिवर मान लिया हमने, और कल को इस नदी ने जो है ना अपना रास्ता बदल के ऐसे ना चल करके वो ऐसे स्ट्रेट आने लग गई, है ना। तो इसने अपनी जगह क्या कर दी, बदल दी। तो देखो पहले जो पहले जहां से वो बह रही थी वहां की मिट्टी क्या होगी, गीली होगी, एलुवियल सॉइल होगी, जलोढ़ मृदा होगी, और अब वो सूख गई, अब ये वाली मिट्टी जलोढ़ होगी, है ना। तो इसमें दो टर्म आते हैं गाइस, एक आता है बांगर और एक आता है खादर। तो ऐसे याद रखना आप लोग, ब से बांगर, ब से बासी। बासी का मतलब जहां पे पुरानी जलोढ़ मृदा है, ओल्ड एलुवियल सॉइल है, और खादर जब बासी हो जाएगा तो फिर नया भी हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो ब से बांगर, ब से बासी, है ना, बासी पूछेगा नहीं, मैं लिख रहा हूं बस, ठीक है ना। पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं गाइस, है ना, यानी ओल्ड एलुवियल सॉइल को कहते हैं। ठीक है, और खादर क्या हो जाएगा हमारा फिर, नई जलोढ़ मृदा, यानी न्यू। मिट्टी के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूं, ये मिट्टी में पढ़ेंगे तो भी वहां पे भी रिपीट हो जाएगा वैसे, न्यू एलुवियल सॉइल। इंग्लिश में इनके नाम यही है, खादर एंड बांगर। ये ज्योग्राफी ऑनर्स वाले क्यों नहीं आए आज? ज्योग्राफी की क्लास में नहीं आ रही? ज्यादा पूछ लिया क्या? आगे बढ़ जाए भाई। हाँ जैसे एक दो टर्म और लिख लो आप लोग गाइस। खादर ही कहते हैं। अच्छा हाँ, खादर और बांगर सेम ही नाम है, चेंज नहीं होगा नाम।
या तो खादर लिखा होगा या सीधे सीधे वो कह देगा ओल्ड या न्यू एलिवल्स। आगे बढ़ जाए, एक दो टर्म के बारे में और जान लो गाइस आप लोग। देखो सुनो, आपने भारत की नदियों के बारे में शायद देखा हो, भारत की नदियां, आओ देखो सुनो, ये नदियां नहीं पढ़ा रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं। देखो ध्यान से सुनना गाइस, ये जो आपको इलाका देख रहा है ना, जो हम पढ़ रहे हैं किसमें, ये नॉर्दर्न प्लेन्स में। आपको पता है कि इस दो नदियों के बीच का जो रास्ता होता है ना, जैसे मान के चलो यहाँ पे गंगा रिवर आ रही है ना, और ये यमुना रिवर आ रही है, तो दो नदियों का जो बीच का रास्ता होता है गाइस, ये बड़ा ही फर्टाइल होता है ना, बड़ा ही फर्टाइल होता है, मतलब बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। जैसे पंजाब की जो 5 नदियां, इनके बीच का जो रास्ता है, ये भी क्या बहुत ज्यादा फर्टाइल है। तो इनको हम लोग कहते हैं दोआब। क्या कहते हैं इनको? दोआब। दोआब क्या होता है? द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, है ना, दो नदियों के बीच का रास्ता। आगे बढ़े, और एक और चीज जान लो आप लोग, डेल्टा के बारे में और एस्चुरी के बारे में। डेल्टा और एस्चुरी, है ही नहीं। देखो सुनो गए, जब नदियां ना इस प्रकार से बढ़ जाती है ना समुद्र में गिरने से पहले, इस प्रकार से अलग अलग हिस्सों में, तो वो क्या कहलाता है? लेकिन अगर डायरेक्ट ही अगर वो समुद्र में गिर जाती है इस प्रकार से कीप नुमा संरचना बनाकर, वो क्या कहलाती है? एस्चुरी। ठीक है ना। आप या तो इसको नदियों का बटना और नदियों का ना बटना सीधे सीधे ऐसे याद रखना आप लोग। डेल्टा क्या होता है? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जब नदी के बहाव के कारण कम होने के कारण बैठ जाती है। मान लो नदी ने मिट्टी लेके आई और बहाव कम होने के कारण वो क्या होगी? बैठ गई, है ना। तो इस प्रकार की जो ये रिफ्ट जो पड़ेगी, दरारें जो पड़ेगी, है ना, ये मिट्टी किसके द्वारा लाई गई है? नदी के द्वारा ही लाई गई है। ठीक है, वो होता है हमारा। और एस्चुरी में ऐसा नहीं होता। एस्चुरी में जो पानी है नदियों के द्वारा लाएगा वो डायरेक्ट समुद्र में गिर जाता है। ठीक है, ये जो आगे है ये क्या है हमारा? ये समुद्र है। ठीक है, तो डेल्टा क्या होता है? नदी द्वारा लाई गई मिट्टी का बैठ जाना या रुक जाना, कहीं भी हो सकता है। जैसे गंगा, देखो जैसे गंगा का जो है ना डेल्टा बनता है, मैं आपको दिखाता हूं। जहां नदियों में फ्लो ज्यादा होगा ना, जो पानी लेके आएंगी, वहां पे बनने की संभावना ज्यादा होती है। गंगा रिवर कहां पे गिरती है? बंगाली खाड़ी में गिरती है ना भाई, बातें नहीं करो। गंगा रिवर कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, है ना। तो गिरने से पहले वो डेल्टा बनाती है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है हमारा? सुंदरवन डेल्टा, है ना। कहाँ पे ये? भारत में ही है।
सुंदरवन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर सुंदरी नामक पेड़ पाए जाते हैं, इसकी वजह से सुंदरवन कहते हैं। देखो जैसे ये इमेज देख लो, शायद इसमें क्लियर हो जाए। देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये अलग अलग हिस्सों में ना यहाँ पे बटा हुआ ये है ना, तो ये वही डेल्टा बना रही है यहाँ पे। ठीक है, एस्चुरी क्या होता है, जो डायरेक्ट गिर जाती है, जैसे ये यहाँ पे गिर गई है ना, इस इलाके को हम लोग कहते हैं खंबात की खाड़ी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, खंबात की, तो इसमें गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां ना डायरेक्ट एस्चुरी बनाती हैं, वो डायरेक्ट गिरते हैं, वो इकट्ठा नहीं होती। ठीक है, क्योंकि बह रही है पहाड़ों के बीच में, मिट्टी उतनी है नहीं जो लेके आए, लेकिन ये गंगा तो नॉर्दर्न प्लेन से बह रही है बिहार में, ये सब तो मिट्टी लेके आ रही है, वो चीजें। अच्छा, कुछ होते हैं गाइस लैंड लॉक रिवर्स, कुछ होते हैं क्या, अंतःस्थलीय नदियां, अंतःस्थलीय नदी यानी कि लैंड लॉक रिवर्स। ये क्या होता है, ऐसी नदियां गाइस जो किसी ओरिजिन से नहीं बन रही है और ना ही किसी ओरिजिन में गिर रही है, वो शुरू हो रही है कहीं से और बीच में ही कहीं खत्म हो जा रही है। जैसे एक लूनी नदी है ना, जो वो अरावली से शुरू होती है और कच्छ के रण में सूख जाती है। सूखने का मतलब समझ रहे हो, जैसे मैं पानी एक गिलास लेकर जमीन में फेंकूंगा तो सूख जाएगा, तो वो खुले में नदी बह के सूख जाती है। इतना एरिया कच्छ के रण का खाली है कि उसको उतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो वहां पे कुछ कर सके। ठीक है ना, तो अंतःस्थलीय क्या होता है, जिसका कोई सोर्स जो है ना आउट, जो किसी में जाके किसी बड़े सोर्स में ना मिले, जो क्या ना हो, जो किसी, यहां पे लिख देता हूं मैं, ना मिले। हो गया। जी, डेल्टा के बारे में लिख लो आप लोग। डेल्टा के बारे में मैंने बताया कि डेल्टा नदी द्वारा लाई गई मिट्टी का बैठ जाना, उससे डेल्टा क्रिएट होता है। एस्चुरी में क्या होता है, मिट्टी क्रिएट नहीं, मिट्टी नहीं बैठती, डायरेक्ट फ्लो कर जाती है मिट्टी है। हिंदी में एस्चुरी बोलते हैं भाई। ठीक है, हिंदी इसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, मिल जाएगा हिंदी तो यार, लेकिन हिंदी की बुक्स में आपको एस्चुरी ही मिलेगा। नेक्स्ट लिखो आप लोग हेडिंग द्वीप समूह के बारे में। नेक्स्ट लिखिए द्वीप समूह। आइसलैंड्स, आइलैंड्स, आइलैंड्स होता ना। आपको पता भारत में कितने द्वीप हैं?
भारत में टोटल गाइस 1208 द्वीप है। कितने टोटल? 1208 टोटल द्वीप है हमारे पास। इसमें कुछ समुद्र में है, कुछ नदियों पे हैं, ठीक है ना। इसको दो हिस्सों में पढ़ सकते हैं हम लोग। देखो सुनो, भारत का जो मैप आप देखते हो ना, ये वाला, तो यहाँ पे क्या है हमारा? लक्षद्वीप है। यहाँ पे क्या है? अंडमान निकोबार है। इसके अलावा कुछ एक आधे द्वीप यहाँ पे साइड साइड में भी है, वो हम पढ़ेंगे। और ब्रह्मपुत्र निवर में भी दो द्वीप है, माजुली और उमानंदा, वो भी हम पढ़ेंगे। माजुली क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी में जो द्वीप होता है ना, जैसे आप कभी ट्रेन से ट्रैवल कर देखते हो कि नदी में एक छोटा सा एक जमीन का टुकड़ा होता है, उस टाइप का। तो सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो क्या है? टापू, टापू, टापू भी कह सकते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग माजुली। जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो कहाँ है? भारत में। किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। कहाँ पे? असम में। दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप भी कहाँ है? माजुली, सॉरी उमानंदा। ये भी कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। ये भी कहाँ है? असम में। ठीक है, इसकी हेडिंग लिख लो, सो नेक्स्ट पे करेंगे। इतना रन दो।